दोस्तों, 28 फरवरी 2026 मिडिल ईस्ट के इतिहास का वो दिन जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। 36 सालों तक ईरान की सत्ता पर राज करने वाले सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का सफर अब हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। अमेरिका और इजराइल के एक सीक्रेट ऑपरेशन ने इस ताकतवर युग का अचानक अंत कर दिया। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का असली सस्पेंस कोई मिसाइल या फाइटर जेट नहीं है। सबसे गहरा सवाल यह है कि खामेनेई जिस अभेद्य और हाई सिक्योरिटी कंपाउंड में मौजूद थे, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, उसकी एकदम सटीक लोकेशन अमेरिका की CIA और इजराइल की मोसाद तक आखिर पहुंची कैसे? क्या ईरान की सत्ता के सबसे करीबी घेरे में ही कोई ऐसा इंसान छिपा बैठा था जिसने सारी जानकारी लीक कर दी? आखिर कौन है वो रहस्यमयी शख्स जिसने इतने बड़े लीडर के सीक्रेट ठिकाने का नक्शा रातों रात दुश्मनों को सौंप दिया? क्या ये ईरान के अंदर ही सत्ता पाने की कोई बहुत पुरानी साजिश है? आज के इस वीडियो में हम 2026 के इसी सबसे बड़े इंटेलिजेंस ऑपरेशन और उस रहस्यमयी शख्स की इनसाइड स्टोरी को डिकोड करेंगे जिसके एक इशारे ने मिडिल ईस्ट का इतिहास बदल दिया। तो दिल थाम कर बैठिए और सस्पेंस से भरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस पूरी कथित मास्टरमाइंड साजिश और उस रहस्यमयी शख्स की चर्चा से पहले यह समझना जरूरी है कि 86 वर्षीय अली खामेनेई की सुरक्षा व्यवस्था कितनी कड़ी मानी जाती है। ईरान के सुप्रीम लीडर कोई साधारण राजनेता नहीं है। पिछले 3 दशकों से अधिक समय से वे देश की नीतियों और क्षेत्रीय राजनीति पर गहरा प्रभाव रखते आए हैं और मिडिल ईस्ट की सियासत में उनकी भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। जब कोई शख्स इतने ऊंचे पद पर हो और वैश्विक स्तर पर ताकतवर देशों से मतभेद रखता हो, तो स्वाभाविक है कि उसकी सुरक्षा बहुस्तरीय और अत्याधुनिक हो। खामेनेई की सुरक्षा की जिम्मेदारी ईरान की विशेष सुरक्षा इकाइयों के पास होती है, जो सीधे सर्वोच्च नेतृत्व के अधीन काम करती हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार जिस हाई सिक्योरिटी परिसर में वे रहते या ठहरते हैं, उसे आम इमारत की तरह नहीं बल्कि अत्यधिक सुरक्षित ढांचे के रूप में तैयार किया गया है। ऐसे परिसरों में प्रायः मजबूत कंक्रीट संरचना, सीमित प्रवेश द्वार और कई स्तर की सुरक्षा जांच होती है ताकि किसी भी संभावित खतरे को पहले ही रोका जा सके। सुरक्षा के तहत संचार व्यवस्था भी बेहद नियंत्रित रखी जाती है। संवेदनशील क्षेत्रों में आम डिजिटल सिग्नल्स को सीमित या ब्लॉक किया जा सकता है और संचार के लिए सुरक्षित व एन्क्रिप्टेड माध्यमों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका उद्देश्य किसी भी तरह की निगरानी, हैकिंग या लोकेशन ट्रैकिंग की आशंका को कम करना होता है। जरा सोचिए दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स के पास आसमान में सैटेलाइट्स का विशाल नेटवर्क है, लेकिन सैटेलाइट तकनीक आमतौर पर जमीन के ऊपर की गतिविधियों पर नजर रखती है। मोटे कंक्रीट और गहराई में बने बंकरों के भीतर की हर हलचल को देख पाना आसान नहीं होता। CIA और मोसाद जैसी एजेंसियों के पास अत्याधुनिक सिग्नल इंटेलिजेंस क्षमताएं हैं जो संचार नेटवर्क को मॉनिटर करने में सक्षम मानी जाती हैं। लेकिन यदि किसी संवेदनशील क्षेत्र में संचार पूरी तरह नियंत्रित या सीमित हो, तो केवल तकनीक के सहारे हर जानकारी हासिल कर लेना संभव नहीं होता। यहीं से इंटेलिजेंस की दुनिया का वह पहलू सामने आता है जिसे अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी इंसानी स्रोतों के जरिए जानकारी जुटाना। इतिहास गवाह है कि जब हाईटेक निगरानी की सीमाएं सामने आती है, तो एजेंसियां जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेटवर्क, संपर्कों और आंतरिक स्रोतों पर निर्भर होती हैं। खुफिया जगत का एक मशहूर सिद्धांत है कि किसी भी मजबूत व्यवस्था को समझने या भेदने के लिए अंदरूनी जानकारी सबसे अहम होती है। हालांकि किसी विशेष घटना को लेकर किए जाने वाले दावों की पुष्टि आधिकारिक स्रोतों से होना बेहद जरूरी है। जहां तक 28 फरवरी 2026 की कथित पिन पॉइंट स्ट्राइक का सवाल है, इसकी सटीकता को लेकर कई तरह की चर्चाएं और अटकलें सामने आईं। पिन पॉइंट स्ट्राइक शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर ऐसे ऑपरेशन के लिए किया जाता है जिसमें लक्ष्य बहुत सीमित और विशिष्ट हो ताकि व्यापक नुकसान से बचा जा सके। लेकिन किसी भी सैन्य कार्रवाई के बारे में अंतिम निष्कर्ष निकालने से पहले आधिकारिक बयान, स्वतंत्र जांच और विश्वसनीय स्रोतों की पुष्टि आवश्यक होती है। कई विश्लेषकों का मानना है कि इतनी सटीक टाइमिंग और लोकेशन हासिल करना केवल तकनीकी साधनों से आसान नहीं होता। ऐसे मामलों में अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या कहीं अंदरूनी स्तर पर सूचना लीक हुई थी। हालांकि जब तक आधिकारिक जांच किसी निष्कर्ष पर न पहुंचे,
इसे केवल एक संभावित परिकल्पना ही माना जा सकता है। यदि मान लिया जाए कि किसी संवेदनशील दायरे से जानकारी बाहर गई, तो स्वाभाविक रूप से संदेह उस सीमित दायरे पर जाता है जहां बहुत कम लोगों को गोपनीय योजनाओं की जानकारी होती है। अली खामेनेई जैसे शीर्ष पद पर बैठे नेता की गतिविधियों और मूवमेंट से जुड़ी सूचनाएं आमतौर पर बेहद सीमित अधिकारियों तक ही रहती हैं। यही वजह है कि चर्चा इस बात पर केंद्रित हो जाती है कि क्या कोई निचले स्तर का कर्मचारी ऐसा कर सकता था, या फिर वह व्यक्ति निर्णय निर्माण के केंद्र के कहीं अधिक करीब रहा होगा। सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार शीर्ष नेतृत्व की योजनाएं अक्सर आखिरी क्षणों में तय होती हैं और उनकी जानकारी केवल चुनिंदा वरिष्ठ अधिकारियों या विश्वस्त सदस्यों तक सीमित रहती है। लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि किसी भी व्यक्ति या पद के बारे में बिना प्रमाण आरोप लगाना उचित नहीं है। खुफिया मामलों में सच्चाई अक्सर परतों में छिपी होती है और अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए ठोस सबूत, आधिकारिक बयान और स्वतंत्र जांच की आवश्यकता होती है। ईरान की सत्ता और उसके अंदरूनी हालातों को समझने वाले एक्सपर्ट्स के अनुसार इस लीक के पीछे मुख्य रूप से 3 तरह के लोगों पर शक की सुई जा रही है। आइए एक एक करके इन तीनों किरदारों और उनकी साजिश को डिकोड करते हैं। पहला शक, असंतुष्ट कमांडर। ईरान की सुरक्षा और सत्ता संरचना में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। यह सिर्फ एक सैन्य संगठन नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, रणनीतिक परियोजनाओं और सुरक्षा ढांचे में गहरी पकड़ रखने वाला संस्थान है। पिछले वर्षों में यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा है। ऐसे माहौल में कुछ विश्लेषक यह सवाल उठाते हैं कि क्या किसी उच्च पदस्थ अधिकारी के भीतर असंतोष पनपा हो सकता है। साथ ही CIA और मोसाद जैसी एजेंसियों का इतिहास बताता है कि वे संभावित कमजोर कड़ियों की तलाश में रहती हैं। हालांकि किसी विशेष कमांडर पर बिना सबूत आरोप लगाना उचित नहीं है। दूसरा शक, आंतरिक सत्ता संघर्ष। 86 वर्षीय अली खामेनेई के बाद नेतृत्व किसके हाथ में जाएगा, यह सवाल लंबे समय से राजनीतिक विश्लेषण का विषय रहा है। ईरान की सत्ता संरचना जटिल है और उत्तराधिकार को लेकर समय समय पर चर्चाएं होती रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि किसी भी देश में शीर्ष नेतृत्व के बाद की स्थिति को लेकर अंदरूनी खींचतान संभव है। लेकिन यह भी सच है कि इस तरह की पावर स्ट्रगल की कहानियां अक्सर अटकलों पर आधारित होती हैं और ठोस प्रमाण के बिना निष्कर्ष निकालना भ्रामक हो सकता है। तीसरा शक, उन्नत या साइलेंट तकनीक। एक और परिकल्पना यह है कि कहीं अत्याधुनिक निगरानी तकनीक का इस्तेमाल तो नहीं हुआ। आधुनिक दौर में माइक्रो डिवाइस, ट्रैकिंग सिस्टम और विशेष रेडियो फ्रीक्वेंसी आधारित उपकरणों की चर्चा अक्सर होती है। हालांकि किसी भी माइक्रोचिप या लेजर डिजाइनर जैसे उपकरण को इतने उच्च सुरक्षा क्षेत्र में स्थापित कर पाना अत्यंत कठिन माना जाता है। ऐसे दावे तब तक केवल कल्पना या थ्योरी ही रहते हैं जब तक विश्वसनीय जांच एजेंसियां इसकी पुष्टि न करें। इन तीनों संभावनाओं में एक बात समान है, सच्चाई तक पहुंचना आसान नहीं होता। खुफिया दुनिया में तथ्य और कल्पना के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक रिपोर्ट, स्वतंत्र जांच और विश्वसनीय स्रोतों का इंतजार करना ही सबसे संतुलित दृष्टिकोण माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि किसी भी देश के भीतर इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देना अचानक और रातों रात संभव है, तो हकीकत कहीं ज्यादा जटिल होती है। खुफिया एजेंसियां वर्षों तक नेटवर्क बनाती हैं, संपर्क तैयार करती हैं और धीरे धीरे जानकारी इकट्ठा करती हैं। मोसाद को लेकर अक्सर यह कहा जाता है कि उसने ईरान के भीतर गहरे स्तर तक अपनी पहुंच बनाई है। हालांकि फैंटम नेटवर्क जैसे शब्द अधिकतर मीडिया और विश्लेषकों की भाषा है, आधिकारिक परिभाषा नहीं। कुछ साल पीछे देखें तो नवंबर 2020 में ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसेन फखरीजादेह से जुड़ी एक बड़ी और विवादित घटना ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। ईरानी अधिकारियों ने उस समय एक अत्याधुनिक रिमोट कंट्रोल हथियार के इस्तेमाल का दावा किया था, जबकि इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग रिपोर्ट्स सामने आईं। इसी तरह क्षेत्रीय राजनीति से जुड़ी कई हाई प्रोफाइल घटनाओं ने यह सवाल उठाया
कि बाहरी एजेंसियों की पहुंच कितनी गहरी हो सकती है। हालांकि किसी भी विशेष घटना को सीधे किसी एक एजेंसी से जोड़ देना तब तक उचित नहीं जब तक आधिकारिक पुष्टि न हो। स्लीपर सेल जैसी अवधारणा खुफिया दुनिया में जानी पहचानी है। ऐसे लोग जो लंबे समय तक सामान्य जीवन जीते हुए सही समय पर सक्रिय किए जाते हैं। लेकिन यह भी सच है कि इस तरह की कहानियां अक्सर थ्रिलर फिल्मों और विश्लेषणात्मक अटकलों का हिस्सा बन जाती हैं। 28 फरवरी 2026 से जुड़ी जिस कथित कार्रवाई की चर्चा हो रही है, उसके बारे में भी कई दावे किए जा रहे हैं कि महीनों तक रूटीन सुरक्षा पैटर्न और लोकेशन का अध्ययन किया गया होगा और सही समय पर संकेत दिया गया होगा। मगर जब तक स्वतंत्र और विश्वसनीय स्रोतों से पुष्टि न हो, इन बातों को एक संभावित थ्योरी के रूप में ही देखा जाना चाहिए, न कि स्थापित तथ्य के रूप में। अब कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही बनता है, अगर किसी हाई सिक्योरिटी जोन में इंटरनेट या मोबाइल सिग्नल उपलब्ध न हो, तो बाहर मौजूद किसी एजेंसी तक अंतिम सूचना कैसे पहुंची होगी। कुछ सुरक्षा विश्लेषक मानते हैं कि सैद्धांतिक रूप से बर्स्ट ट्रांसमिशन जैसी तकनीकें मौजूद होती हैं, जिनमें बहुत कम समय के लिए डेटा सिग्नल भेजा जाता है। यह सिग्नल बेहद छोटा और तेज होता है ताकि पारंपरिक निगरानी सिस्टम उसे आसानी से पकड़ न सके। हालांकि इस तरह की तकनीक का किसी विशेष घटना में इस्तेमाल हुआ या नहीं, इसकी पुष्टि बिना आधिकारिक जानकारी के नहीं की जा सकती। एक और संभावना पर चर्चा होती है, जिसे खुफिया भाषा में विजुअल सिग्नल या डेड ड्रॉप जैसी अवधारणाओं से जोड़ा जाता है। इसमें डिजिटल कम्युनिकेशन की बजाय किसी भौतिक संकेत, जैसे किसी वस्तु की विशेष स्थिति, किसी लाइट का पैटर्न या तयशुदा मूवमेंट के जरिए संदेश दिया जाता है। इतिहास में विभिन्न देशों की एजेंसियों ने ऐसे तरीकों का उपयोग किया है, लेकिन हर मामले को उसी नजर से देखना सही नहीं होता। जहां तक कथित सटीक स्ट्राइक की बात है, उसकी प्रकृति और प्रक्रिया को लेकर कई तरह के दावे सामने आए हैं। मगर किसी भी सैन्य कार्रवाई के पीछे असल तकनीक और निर्णय प्रक्रिया अक्सर सार्वजनिक नहीं की जाती। इसलिए अनुमान और तथ्य के बीच फर्क बनाए रखना जरूरी है। इस पूरी चर्चा के बीच एक और अहम सवाल है, ऐसी खबरों और दावों के बाद किसी देश के भीतर माहौल कैसा होता है। तेहरान जैसे बड़े और संवेदनशील शहर में स्वाभाविक रूप से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो जाती हैं, लेकिन जमीनी स्थिति को समझने के लिए आधिकारिक बयानों, स्वतंत्र रिपोर्ट्स और विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करना चाहिए। किसी भी बड़े घटनाक्रम के बाद अफवाहें, आशंकाएं और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं तेज हो जाती हैं। इसलिए संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखना और अपुष्ट दावों से बचना ही सबसे समझदारी भरा कदम माना जाता है। ईरान की आर्मी के बड़े बड़े कमांडर्स और नेता अब एक दूसरे को शक की नजर से देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जो इंसान मेरे बगल वाली कुर्सी पर बैठा है, जो मेरे साथ खाना खा रहा है, कहीं वही तो वो रहस्यमयी शख्स नहीं है। कहीं अगला निशाना मैं तो नहीं हूं। इस अविश्वास और डर ने ईरान के पूरे सुरक्षा ढांचे को अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि ईरान की इंटेलिजेंस विंग ने अपने ही सैकड़ों कमांडर्स, गार्ड्स और स्टाफ मेंबर्स को सीक्रेट इंटेरोगेशन के लिए हिरासत में ले लिया है। एक बहुत बड़ा विच हंट शुरू हो चुका है। हर उस शख्स की जांच हो रही है जो 28 फरवरी के दिन खामेनेई के आसपास था। हर उस इंसान के फोन कॉल्स, बैंक अकाउंट्स, विदेश यात्राओं और पुरानी हिस्ट्री को खंगाला जा रहा है। लेकिन दोस्तों, मोसाद और CIA का काम करने का तरीका इतना साफ और क्रूर होता है कि वो अपने मोहरे को कभी पीछे सबूत नहीं छोड़ने देते। हो सकता है कि वो रहस्यमयी शख्स उस स्ट्राइक से कुछ मिनट पहले ही उस इलाके से सुरक्षित निकाल लिया गया हो, या फिर एक बहुत ही डरावनी संभावना यह भी है कि वो रहस्यमयी शख्स भी उसी स्ट्राइक की चपेट में आ गया हो। दोस्तों, 28 फरवरी 2026 की उस घटना ने मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। अली खामेनेई क्षेत्रीय रणनीति की अहम धुरी माने जाते थे और उनके नेतृत्व में जुड़ा तथाकथित एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस अब अनिश्चितता के दौर में है। अब सवाल यह है, क्या यह अंदरूनी साजिश थी, कोई उच्च स्तर का राजनीतिक खेल, या फिर बाहरी एजेंसियों की रणनीतिक बढ़त? जब तक आधिकारिक और स्वतंत्र जांच सामने नहीं आती, हर थ्योरी सिर्फ अटकल ही है। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर साझा करें।
अगर आपको ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंटेलिजेंस से जुड़ी ऐसी विश्लेषणात्मक स्टोरीज पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के साथ। तब तक जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद।